आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। चारधाम यात्रा आज से शुरू हो चुकी है। 6 महीनों बाद अक्षय तृतीया के पावन मौके पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट पूरे विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। इस दौरान श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। ये दृश्य मंत्रमुग्ध करने वाला था। प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने भी धाम में पूजा अर्चना की और सभी तीर्थ यात्रियों की सफल और सुरक्षित यात्रा की कामना की। सीएम ने कहा कि इस बार यात्रा पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी और नया कीर्तिमान स्थापित करेगी। वहीं शासन और प्रशासन स्तर पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और अब वक्त है इन व्यवस्थाओं के असली इम्तिहान का। फिलहाल देश विदेश से श्रद्धालुओं का देवभूमि पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और चारधाम यात्रा का हो चुका है शुभ आगाज। माँ गंगोत्री के कपाट खुल रहे हैं और इसके साथ साथ ही 25 तारीख को बाबा केदार के और 27 को भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलेंगे। ये चारधाम यात्रा हमारी आज प्रारंभ हो गई है। बड़ा हर्ष और उत्सव उल्लास ये हमारे लिए पूरे उत्तराखंड के लिए एक उत्सव का विषय होता है। पूरे देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन है। उसको देखते हुए उत्तराखंड की सरकार ने सभी प्रकार से तैयारियां की हैं और यहाँ की जो हमारी सामाजिक संगठन है, हमारे तीर्थ पुरोहित हैं, इस यात्रा में अपना सहयोग करने वाले होटल एसोसिएशन के लोग हैं, अन्य ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के लोग हैं, सभी संगठन मिलकर इस यात्रा को सुचारू रूप से आगे करते हैं। जगत कल्याणी माँ यमुना के कपाट आज अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर 12:41 पे अभिजीत मुहूर्त पे यमुनोत्री धाम में खोल दिए गए हैं और सभी श्रद्धालु जो है आज के बाद जो है यमुनोत्री मंदिर में भैया दूज तक दर्शन कर सकते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी हम आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने जो सीमित संख्या थी उसको हटा करके सभी तीर्थ यात्रियों के लिए खुशी की लहर है। ये आज तक के यमुनोत्री माँ के इतिहास में है कि आज पहली बार कोई कपाट उद्घाटन के अवसर पर कोई मुख्यमंत्री आए हैं। इसके लिए मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के सौजन्य से पहली बार माँ यमुनोत्री के और खरसाली में फूलों से हेलीकॉप्टर से वर्षा की गई है, तो इसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो भी चाहे सीमित संख्या का था वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा आश्वासन दिया है, कहीं पे भी कोई भी अगर परेशानी होगी तो उसको दूर करा जाएगा। और जो भी श्रद्धालु देश प्रदेश से या विदेश से आता है उसको हर हाल में दर्शन कराए जाएंगे। देखिए, श्रद्धालुओं के ऊपर पुष्प वर्षा करना अच्छी बात है कि अगर आप जितने भी श्रद्धालु चारधाम यात्रा में आ रहे हैं उनका स्वागत सत्कार करते हैं, लेकिन जो परेशानियां चारधाम यात्रा में हमारे श्रद्धालुओं को पिछली बार उठानी पड़ी उस पर सरकार को ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि जो है श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें न हों, रहने खाने की ट्रांसपोर्ट की दिक्कतें न हों, दर्शन की वहाँ पर दिक्कतें न हों। सरकार अगर व्यवस्थाओं पर ज़्यादा गंभीरता से ध्यान देगी और यात्रा निर्विघ्न रूप से सुखी संपन्न रूप से अगर संपन्न होगी तो निश्चित तौर पर इससे राज्य का मान बढ़ेगा। और सरकार इसके अलावा अगर श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए कोई बेहतर प्रयास करती है तो अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन श्रद्धालुओं को दिक्कतें न हों और जो कमियां धरातल पे हैं चारधाम यात्रा की खामियां, उनको सरकार को सुधारने पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। मैं सबसे पहले तो चारधाम यात्रा में आने वाले सभी श्रद्धालुओं को प्रणाम करने के साथ उनका उत्तराखंड की इस देवभूमि में स्वागत करते हुए आपके सवाल पर ये कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो भाजपा से जुड़े हुए हैं, तो पहले वो जुमलेबाजी करते थे, अब वो उन्होंने नौटंकी भी शुरू कर दी। मैंने सुना कि हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करके यात्रियों का स्वागत करेंगे और जो जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है इस ढंग की नौटंकी में बर्बाद करेंगे। चारधाम यात्रा का जो पहला पड़ाव ऋषिकेश है, वहाँ पर यात्रियों के लिए जो ट्रांजिट कैंप बना है उस पर छत नहीं है। तपती दोपहरी में कैसा ट्रांजिट कैंप भाई, किसको आप ट्रांजिट कैंप कह रहे हैं? तो पहली बात तो ये जो हमारे पर्यटन मंत्री जी हैं जिनको इन सब चीज़ों को देखना चाहिए था, सतपाल महाराज जी, वो आजकल पर्यटन में जो चारधाम में आने वाले यात्री हैं उनकी बात करने के बजाय वो आजकल पंचायत की बात कर रहे हैं। जो चारधाम यात्रा मार्ग है जिसका इन्होंने बड़ा
हल्ला मचाया था कि साहब बेहतरीन सड़क हो जाएगी। आज उसकी हालत देखो, जगह जगह लैंडस्लाइड जोन बन गए हैं। चार धाम यात्रा मार्ग जब बंद होता है तो 12-12 घंटे खुलने का नाम नहीं लेता है। तो इसके बारे में सरकार ने क्या व्यवस्था करी, इस पर कोई बात नहीं है। तो चार धाम यात्रा का आगाज हो चुका है और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। पहले उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। नरेशानंद नौटियाल जी तीर्थ पुरोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यवीर चौहान बीजेपी प्रवक्ता वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज इष्टवाल जी हैं वरिष्ठ पत्रकार और अंशुल श्रीकुंज कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का हमारी इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले पुरोहित जी मैं आपके पास आऊँगी। आज से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, पहले क्या कहेंगे, क्योंकि आप लोगों में बड़ा विरोधाभास हो रहा था संख्या को लेकर, लेकिन अब वो जो बैरियर है वो हटा दिया गया है और आज से चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है। यावत् गंगा कुरुक्षेत्रे यावत् तिष्ठति मेदनी यावत् राम कथालोके तावत् जीवतु। माँ गंगा और माँ यमुना का जो आज कर्क लग्न में जो कपाट खुले हैं, उससे श्रद्धालुओं के प्रति माँ गंगा का और माँ यमुना का बहुत असीम प्रेम आज दिखता है। भगवान बद्री विशाल की यात्रा तभी पूर्ण मानी जाती है जब यमुनोत्री, गंगोत्री, केदार के दर्शन के पश्चात भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए जाएं तो वो यात्रा संपूर्ण मानी जाती है उत्तरी क्षेत्र की। आज के दिन में अक्षय तृतीया, जो कि पृथ्वी का इस धरा का जो है उद्भव का दिन भी होता है, और आज के दिन किए गए समस्त कर्म जो हैं वो अक्षय हो जाते हैं। तो इसीलिए जो भगवान के दर्शनार्थ के लिए केवल संकल्प भी करता है तो उसका भी आज अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है जी। ये आज के दिन का महत्ता है जी। और इस महत्ता पे ही ये कपाट खुलते हैं जी। सत्यवीर जी, जिस तरीके से चारधाम यात्रा की तैयारियां बहुत जोरों शोरों से चल रही थी और आज से आगाज हो चुका है, क्या हम उम्मीद करने वाले हैं आज अगले 6 महीनों के लिए इस यात्रा से? दिव्य दर्शनी जी आपको प्रणाम और चैनल के सभी दर्शकों को प्रणाम। और आपके चैनल के माध्यम से मैं उन सभी श्रद्धालुओं को जो देश विदेश से यात्रा करने के लिए आ रहे हैं और माँ यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट आज से विधिवत रूप से मुहूर्त काल में खुल चुके हैं, उन सभी श्रद्धालुओं को उत्तराखंड आगमन पर शुभकामनाएं देता हूं। और आज जिस प्रकार से परशुराम जी की भी जयंती है, आपके चैनल के माध्यम से सभी परशुराम के भक्तों को भी आपके माध्यम से उनको सभी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बात रही चारधाम यात्रा की, चारधाम यात्रा हमारे लिए ही नहीं महत्वपूर्ण है, पूरे भारतवर्ष के लिए और भारत के जो लोग विदेश में रहते हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि सरकार ने क्या प्रबंधन किए हैं और आने वाले समय में यात्रा का क्या रूट है, वो सब चीज़ें। सरकार ने 15 जनवरी को पहली मीटिंग करी और उससे पहले जिस प्रकार से पिछली यात्रा संपन्न हुई उससे जो फीडबैक आया उसके बाद एक कमेटी गठित की, वो पूरे भारत में गई, वो तमाम मंदिरों में गई कि हम उत्तराखंड में अगर इस प्रकार की व्यवस्था है, क्या उत्तराखंड में भी उस प्रकार की आवश्यकता है कि नहीं है, वो एक विषय है। दूसरा, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 महीने पहले ही बैठक करी और उसके बाद जो निर्णय लिए वो किस प्रकार से आगे फली फूल होते हैं वो यात्रा के समय पे आपको सामने दिखेंगे। और ये भी कहा गया है कि यात्रा के समय पे जो जो हमको आवश्यकताएं होगी सरकार उस पर निर्णय लेगी और आने वाले समय में हम यात्रा को किस प्रकार से एक सुचारू रूप से चला सके उसके लिए हम सभी का सहयोग चाहेंगे, चाहे हमारे पुरोहित हैं, चाहे हमारे मीडिया के कर्मचारी है, चाहे हमारे प्रिंट मीडिया के कर्मचारी है, सभी का सहयोग होते हुए कि किस प्रकार से जो भी आए उन यात्रियों उन दर्शनार्थियों को एक जो उनकी इच्छा है कि एक पावन दर्शन हम सही से कर सके, उन तक हमारा ये कर्तव्य है कि हम उसको किस प्रकार से पूर्ण करें। उस और हमारी सरकार लगातार काम कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री इसके लिए लगातार चिंतित, जिस प्रकार से आज वो यमुनोत्री भी गए, गंगोत्री में भी गए और आशीर्वाद राज्य के लिए भी लिया, अपने लिए भी आशीर्वाद लिया। और आने वाले समय में ये मुझे आशा है, पूर्ण आशा है कि ये यात्रा बहुत ही अच्छी तरीके से आगे चलेगी और उत्तराखंड के जो इससे जुड़े हुए लोग हैं उनको भी इसका सार्थक लाभ मिलेगा। जी, अंशुल जी मैं आपके पास आऊंगी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं सर। आज से चारधाम यात्रा का आगाज हो गया है, विपक्ष के तौर पर आप क्या उम्मीद लगा रहे हैं इस बार की चारधाम व्यवस्थाओं से और किस तरीके से इस बार यात्रा हो सकती है? देखिए दिव्या जी, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को और देशवासियों को, प्रदेशवासियों को आज अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। आज भगवान परशुराम जी की जयंती है, उनको भी
उसकी भी सबको शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। आज माँ गंगोत्री और यमुनोत्री के भवन के कपाट खुले हैं। देश विदेश से श्रद्धालुओं का आवागमन उत्तराखंड की इस पुण्य धरती पर होगा और आज ही के दिन आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर ये चर्चा रखी है। आपका बहुत बहुत आभार। अभी मैं अपने पैनलिस्ट को सुन रहा था। संयोगवश मैं भी तीर्थ पुरोहित समाज से ही आता हूँ और हरिद्वार में निवास करता हूँ। तो ये चारधाम यात्रा कोई सामान्य यात्रा नहीं है। लोग दूर दराज के क्षेत्रों से अपनी मेहनत की कमाई खर्च करके अपनी श्रद्धा के अनुरूप, अपनी भावना के अनुरूप कष्ट उठाकर, शरीर को कष्ट देकर अनादिकाल से यात्रा करते हैं। आज ये आधुनिक समय है तो सरकारों की जिम्मेदारी है कि उन श्रद्धालुओं की भावनाओं का अच्छी प्रकार से ख्याल रखे, उनको बेहतर सुविधा उपलब्ध कराए। चाहे कोई भी सरकार हो, जो कांग्रेस की सरकार थी, हमारी सरकार थी, हमने भी ये प्रयास किया और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनको भी ये प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा पिछले वर्ष देखने में आया कि कई श्रद्धालुओं ने कुव्यवस्थाओं के चलते अकाल अपने प्राण गंवा दिए। हम यदा कदा देखते हैं कि चारधाम रूट हो, चाहे हरिद्वार से लेकर और तमाम रूटों पर घंटों जाम की स्थिति रहती है। आज तो यात्रा शुरू हुई है, आज ही जो पड़ाव है जहाँ हरिद्वार से लोग आगे जाते हैं, पूरा दिन जाम की स्थिति बनी रही। यही जो चारधाम रूट है उसकी स्थिति भी है। तो अब पहले सरकार ने कहा कि रजिस्ट्रेशन होंगे, सीमित संख्या में श्रद्धालुओं को दर्शन करने देंगे, लेकिन दबाव में यकायक सरकार ने निर्णय लिया कि नहीं, हमारी कोई सीमा संख्या जो है वो सीमित नहीं है। सरकार के पास ये सभी योजनाएं, ये सभी प्लानिंग के लिए 6 महीने का समय होता है। क्यों नहीं उस समय आप सब लोगों से चर्चा करते, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो तीर्थ पुरोहित हैं, व्यापारी हैं, होटल कारोबारी हैं, तमाम लोगों से पहले ही चर्चा करनी चाहिए। उसके बाद आपको किसी ठोस निर्णय पर पहुंचना चाहिए। अब आप आज कोई निर्णय लेते हैं, यात्री तो रास्ते में है ना, उसको तो आपके निर्णय की खबर नहीं होती। ठीक है। वो तो जब हरिद्वार ऋषिकेश पहुंचता है तो घंटों, बल्कि कई बार तो 2-2 दिन वो रजिस्ट्रेशन की लाइन में लगता है। तो ये सब चीजों की व्यवस्था सरकार को पहले ही करनी चाहिए। आने वाले यात्री का सत्कार हो, स्वागत हो और उसको कम से कम परेशानी हो। ठीक है, उसका भी जवाब बेहतर से बेहतर सुविधा सरकार की ओर से उपलब्ध हो, ये प्रयास करने चाहिए। जी, उसका भी जवाब लेंगे। मैं आपके पास आऊंगी मनोज इष्टवाल जी। पिछले साल हमने देखा था रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु जो है चारधाम के दर्शन के लिए आए थे, उससे सरकार और ज़्यादा उत्साहित नजर आ रही है इस बार की चारधाम यात्रा से। किस तरीके से आप इस बार तैयारियों को देख रहे हैं और क्या उम्मीद हम लगा सकते हैं? देखिए, सरकार चारधाम यात्रा पर जब से आपदा आई है 2013 से लेके अब तक, मुझे लगता है हर साल हर कदम को फूक फूक कर रखने की कोशिश कर रही है और ये होना भी चाहिए। हमें कालांतर से सीख कर वर्तमान में वो इम्प्लीमेंट करने चाहिए। आज अच्छा लगा कि जब स्वास्थ्य सचिव भी चारधाम की यात्रा रूट्स में गए थे और पैदल चलकर उन्होंने जगह जगह ये आश्वासन दिया कि चारधाम यात्रा में इस समय स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बिगड़ेंगी नहीं। उनको साधुवाद डॉक्टर राजेश कुमार को। रही बात पिछले साल मेरे ख्याल से लगभग 50 लाख तीर्थयात्री, आंकड़ों में भले ही कम हो सकता है, लेकिन 50 लाख के आसपास तीर्थयात्री चारधाम यात्रा किए। पर दिन 12,000 से ऊपर तो केदारनाथ जा रहे थे लोग। तो ये बड़ा एक राजस्व की प्राप्ति के साथ साथ एक धार्मिक प्रवृत्ति में परिवर्तन बहुत अच्छी बात है। यहाँ थोड़ा सा मैं चारधाम यात्रा में अपने युवाओं को, मूलतः उन युवाओं को कहूँगा निवेदन के साथ जो शादीशुदा हैं और हनीमून ट्रिप पर चारधाम निकल आते हैं। शायद अज्ञानतावश ऐसा होता होगा कि वो चारधाम यात्रा हनीमून ट्रिप के रूप में एंजॉय करते हैं। मुझे लगता है कि ऐसे, क्योंकि ये जो यात्राएं थी, जैसे मुस्लिम समाज में है काबा की यात्रा करना, तो काजी कहलाते हो, वैसे ही पुराने उसमें पुरातन काल में जब हमारे गढ़वाल से भी कोई अगर चारधाम यात्रा पर निकलते थे पैदल रूट से, तो उनका विधिवत मुंडन संस्कार से लेके सारे संस्कार कर दिए जाते थे कि पता नहीं लौट के आता भी है कि नहीं। और जब आते थे तो विधिवत आसपास के गांव के उमड़ते थे, फिर कथा भागवत होता था और उन्हें उतना ही पूजनीय माना जाता था जितना एक
पूजा लायक एक व्यक्तित्व होता था, उसके बाद उस व्यक्ति की इतनी बंदिशें हो जाती थी कि उसे प्याज लहसुन तक छोड़ना पड़ता था। वो यात्री सच में पुण्य का भागी कहलाता था। आज हमने सारा विधान बदल दिया है। इस बार फिर मैं चिंतित हूं कि इस बार भी अपने जितने भी फलदार वृक्ष हैं उस पर अंधाधुंध फुलार आया है, और ये फुलार हमेशा जब भी बढ़कर आया है, आपदाएं प्रदेश में बढ़ी हैं। ईश्वर करे भगवान बद्रीनाथ और बाबा केदार की कृपा बनी रहे इस प्रदेश में। जहाँ तक मुख्यमंत्री के इस फैसले पे कि सब यात्रियों को खोल दिया गया है और खुली छूट दे दी गई है, क्योंकि मुझे लगता है कि आज की उन्होंने भीड़ को देखते हुए ये निर्णय लिया होगा, कहीं ना कहीं अंकुश तो लगाना पड़ेगा। क्योंकि बेकाबू भीड़ और बेकाबू लोगों को कवर करने के लिए बाद में जो ठीकरा फूटता है वो सरकार के ऊपर फूटता है। और मुझे लगता है कि उन्होंने भले ही आश्वासन दे दिया या उन्होंने पूरा क्या कहते हैं उसकी घोषणा कर दी हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी चिंतित रहेंगे और शंकित रहेंगे कि ये यात्रा विधिवत निपट जाए। ठीक है सत्यवीर जी, आपके पास आऊंगी। तैयारियों का जिक्र यहाँ पर हो रहा था, पुरानी गलतियों से सीख लेकर आप लोग कह रहे हैं कि दुरुस्त व्यवस्थाएं की गई हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर ये नजर आए कि यात्रा शुरू होने से एक दिन पहले जो आपकी लिमिटेशन थी कि इतने यात्री जो हैं 4 धाम के दर्शन कर पाएंगे प्रतिदिन, उस बैरियर को आपने अपलिफ्ट कर दिया, उसे हटा दिया। कहीं ना कहीं अच्छी संकेत है जो तीर्थ पुरोहित और व्यवसायी परेशान चल रहे थे। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कोरोना भी बढ़ रहा है, ऐसे में संख्या निर्धारित जो आपने की थी वो भी हटा दिया है? दिव्या जी, सरकार का दायित्व होता है कि भाई यात्रा शुरू हो रही है, आपके प्रबंधन क्या है और कितने कारगर साबित हो सकते हैं। सरकार ने तमाम, मैंने आपको कहा ही है कि 15 फरवरी को पहली बैठक करी, उसके बाद सरकार ने देखा होगा कि हमारे पास कितने संसाधन उपलब्ध है और कितनी कैपेसिटी को हम झेल सकते हैं। उसके बाद सरकार को लगा कि हम इतना कर सकते हैं, तो उसके बाद लगातार मीटिंगें होती रही। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तमाम विभागों के साथ करी, तमाम विभागों ने अपना ब्यूरो दिया। उसके बाद विभागों ने यह तय किया कि हम इस यात्रा को एक जो अनुमान है आने वाला है उस यात्रा के अनुसार हम सब हमारे प्रबंधन है। उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने यह फैसला लिया है। दूसरा, मैंने आपको एक चीज़ बताई है, जिस प्रकार से इस बार हेल्थ एटीएम भी लगाए गए, 70 से अधिक हेल्थ एटीएम लगाए गए, जहाँ पर कि कोई ग्रसित है, कोई किसी को कोई बीमारी है या जो भी है, पहले तो ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर कोई गंभीर बीमारी से जूझ रहा है तो वो यात्रा करने के लिए थोड़ा विलम्ब करे, वो अपना पहले सेहत का ध्यान रखे। वो हेल्थ एटीएम भी लगाए गए, वहाँ 75 तरह की आप जांचें कर सकते हैं, आप यूरिन के माध्यम से, ब्लड के माध्यम से, और वो आपका स्टंट जो आपकी रिपोर्ट आ जाएगी। दूसरा, आपको एक चीज़ और भी दी जा रही है साथ में कि हेल्थ बैग भी दिया जा रहा है कि जिनको बहुत ही ज़्यादा प्रिकॉशन की जो लगता है कि भाई चाहिए, उनको वो भी दिया जा रहा है। और एक और इस बार की यात्रा में ये किया गया कि जो हमारे घोड़ा खच्चर है उनके लिए पैदल मार्गों पर पशु विभाग के डॉक्टरों को रखा गया है कि उनकी अगर उनको कोई किसी प्रकार की परेशानियां होती है तो उसका वो वहां पर उसी समय वो हल निकाल सके। और जिस प्रकार से इस बार रोडवेज की हमारी अपनी बसें हैं, उन बसों को भी इस बार हमने लगाने का काम किया है। तो तमाम वो व्यवस्थाएं हैं जो हमने लगातार उस पर बैठ के की। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया है। आगे भी मैं आपके 2-3 डिबेटों में रहा है, मैंने उस समय भी कहा था कि लगातार बैठ के चल रही है। उन बैठकों के बाद कोई ऐसा परिणाम निकल के आएगा जो अभी शंका है, उस शंका का कहीं ना कहीं हल निकलेगा। आगे भी कोई अगर इस तरह की कोई दिखती है बात, तो उस बात को अगर हल निकलता है या एक बात और आई थी, जो मेरा सवाल था वो व्यवस्थाओं के लिए नहीं था, क्योंकि अभी यात्रा शुरू हो रही है और आप लोगों ने बेहतर व्यवस्था करने की कोशिश की है, व्यवस्थाओं को बढ़ाने की कोशिश की है पुराने एक्सपीरियंसेस से सीख के। लेकिन जो संख्या का जिक्र यहाँ पर हो रहा था, तो उसको लेकर आप बताएं कि आखिर क्या हुआ कि एन मौके पर यात्रा के एक दिन पहले वो जो बैरियर था उसे हटा दिया गया? मैं फिर वही आपको बार बार कह रहा हूं कि सभी विभागों ने अपना डेटा दिया। उसके बाद उनके पास स्वास्थ्य विभाग कितना कर सकता है, परिवहन विभाग कितना कर सकता है, पशु विभाग कितना कर सकता है, आपका जो इससे जुड़े हुए विभाग है जिनकी थोड़ी मदद की आवश्यकता है, उन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड माननीय मुख्यमंत्री को दिया होगा। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको आप सभी के सामने वो प्रस्तुत करते हुए कहा कि इस यात्रा को हम सुचारू रूप से चलाने में पूर्णतः इसको जो प्रतिबंध था उस प्रतिबंध को हटाया। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि एक चीज़ यहाँ पर ये आई कि हमने किसी के साथ ना होटल व्यापारियों के साथ या तमाम जो दूसरे
संगठन उनके साथ किसी के साथ मीटिंग नहीं करी। मैं दिव्य दर्शनी जी एक सत्तारूढ़ व्यक्ति होने के नाते, जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते कहना चाहता हूँ कि हमने प्रत्येक जो हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वार तक पहुंचा या कहीं पर्यटन मंत्री तक पहुंचा, हमने सभी के सुझावों को लिया, उन सुझावों को टेबल किया, उसके बाद उस पर चर्चाएं करी, जो निकल सकता था बेहतर वो बेहतर निकालने की हमने कोशिश की। आगे भी कहता हूँ, जो सुझाव चाहे कहीं से भी आए, चाहे घोड़ाकंडी वाले से आए, चाहे तीर पुटोई से आए, चाहे किसी से भी आए, ये यात्रा मैंने पहले कहा कि ये उत्तराखंड मात्र की यात्रा नहीं है, पूरे भारतवर्ष की और भारत में जो रह रहे लोग हैं उनकी यात्रा है। उनको किस प्रकार से बेहतर सुविधा प्रदान की सकती है वो हमारा सबसे महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, पुरोहित जी आपके पास आऊंगी, क्योंकि लंबे वक्त से तीर्थ पुरोहित हो या फिर व्यवसायी हो, जब से ये बात सामने आ रही थी कि रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है, लिमिटेड संख्या में चारों धामों के दर्शन किए जाएंगे प्रतिदिन, तो वो जब लिमिटेशन लगाई गई थी आप लोग बहुत परेशान थे, आपने लगातार मांग उठाई थी कि आप इसे हटाइए, रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य आपने किया है उसको भी खत्म कीजिए। तो क्या आपको लग रहा था कि कहाँ कमी है? अब क्योंकि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, क्या आपको लगता नहीं कि वो कहीं ना कहीं सरकार का डिसीजन ठीक था कि आप लिमिटेड संख्या में लोगों के दर्शन भी हो जाते और कहीं ना कहीं प्रिकॉशंस भी रहते? देखिए दिव्य दर्शनी जी, जब इस तरह का निर्णय सरकार का आया कि एक रोक लगा करके यात्रा की जाएगी और रजिस्ट्रेशन करवा दिया जाएगा, तो हमारे पास तमाम देश के लोगों, क्योंकि हम तीर्थ पुरोहित हैं, हमारे पास तो सब संपर्क में रहते हैं, तो उनका जब फोन आया कि इस तरह की कोई कार्रवाई होने वाली है, तो हम लोगों ने जाकर के मुख्यमंत्री जी से हम मिले और मुख्यमंत्री जी को वस्तु स्थिति से बताया कि मुख्यमंत्री जी अगर आप ये कार्रवाई करेंगे तो जो 6 माह पूर्व, क्योंकि कपाट खुलते ही कुछ ऐसे क्षेत्र के लोग होते हैं, चाहे वो दक्षिण भारत के हों और आपका जो है गुजरात के हों, राजस्थान के हों, अन्य क्षेत्रों से आए हुए हों, जगन्नाथपुरी इत्यादि से आए हुए हों, वो लोग पैदल यात्रा करते हुए आते हैं और वो 1-2 की संख्या में नहीं होते हैं, हजारों की संख्या में होते हैं और उनको ये मालूम नहीं होता है कि कहाँ रजिस्ट्रेशन करना है, किस तरह का रजिस्ट्रेशन करना। आजकल का सब तो इस बात को जानते नहीं है। तो जब हमने उनसे वस्तु स्थिति के बारे में बताया और हमारे तमाम तीर्थ पुरोहितों ने और वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, जो चाहे वो हरिद्वार के तीर्थ पुरोहित हों, चाहे वो होटलियर्स हों, चाहे वो अन्य क्षेत्रों से रहने वाले, तमाम लोगों ने इसका विरोध किया। और विरोध करने के बाद जब सरकार को इस बात का अंदेशा हुआ कि इस तरह से विरोध करने के बाद जो है सरकार की किरकिरी हो जाएगी, तो सरकार ने फिर ये दबाव में निर्णय लिया है। ये वास्तविकता में हम माने तो ये दबाव में निर्णय लिया गया है, क्योंकि सरकार का जो प्रैक्टिकली जो है वो, मैं उस क्षेत्र का रहने वाला हूं। आप आज जोशीमठ में देखिए, 2 होटल इन्होंने जो ध्वस्त किए थे, उसके सामने की सड़क आज भी मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग है, अगर आप कहें तो हम दिखा देंगे, वो सामने पूरा कीचड़ भरा पड़ा हुआ है। और जो जोशीमठ में जो पूरी रोड है जो धंस चुकी थी, उसके ऊपर अभी तक कोई इन्होंने हार्ड टॉप नहीं किया हुआ, वो केवल दलदला सा वहां पे पूरा क्षेत्र बना हुआ है। जोशीमठ से आगे पटमिला के पास जो है रोड कटिंग हो रही है और वहां पे अभी पिछले 2-3 दिनों में आपने देखा होगा कि किस तरह से वहां पे चट्टानों का स्लाइडिंग हुई है और वो अभी रोड में से उसको हटाया नहीं गया है। पूरा दलदल क्षेत्र बन चुका है, चाहे वो लामबगड़ का क्षेत्र हो, चाहे वो श्रीनगर से आगे कल्यासौड़ का क्षेत्र हो, पूरा दलदली क्षेत्र बन चुका है इन 2-3 दिनों की बरसात में भी। लेकिन अभी तक सरकार सिर्फ जो है अगर इस तरह के काम में करेगी तो आने वाले जो तीर्थ यात्री है उनको परेशानी तो होगी, अवश्य होगी। इस बात की तरफ सरकार का शायद ध्यान हो या ना हो। दूसरा, केदारनाथ का जो पैदल मार्ग है, उस मार्ग की स्थिति में अभी बर्फ पूर्ण रूप से हटी नहीं है और रजिस्ट्रेशन के अलावा भी वहां पे जो अभी आप देखना 25 तारीख को मुझे ये लगता है कि 10 से 15 हजार आदमी वहां पे जाएगा और जब जाएगा घोड़ा खच्चर साथ में चलेगा तो फिर वही घटना होगी जो पिछले गत वर्ष में हुई थी, क्योंकि घोड़ा खच्चर वाला जब ऊपर से नीचे आता है तो बहुत खींचते हुए में लेकर के आता है। अभी तक रास्ते का वही एक स्वरूप बना हुआ है। हम तो ये चाहते थे कि हमारी पूर्व में भी वहां पे जो है डीएम साहब से बैठक हुई थी, हमने कहा था कि इसको जो है आप एक तरफ से घोड़े खच्चर वालों का और एक तरफ से आप पैदल जाने वालों का रास्ता का आप निर्णय कर दीजिए, वरना अन्यथा इसमें जो है इसी प्रकार की घटनाएं होती रहेंगी। जी बिल्कुल, लगातार हम इस चर्चा पे बने रहेंगे। और चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, कहाँ कमियां थी, कौन सी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिन्हें दुरुस्त करने की जरूरत है और आगे किस तरीके से काम किया जाना है, इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। है पुरानी गलतियों से कितनी सीख लेकर इस बार व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया है, इसी पर चर्चा हो रही है। हमने पुरोहित जी से जाना है। मैं आपके पास आऊंगी इष्टवाल जी। जिस तरीके से व्यवस्थाओं का जब जिक्र करते हैं तो स्वास्थ्य, पेयजल, सड़कें, सभी व्यवस्थाएं इसमें आ जाती हैं, लेकिन जिस तरीके से कहा है कि भूधसाव वाला क्षेत्र बन रहा है, लैंडस्लाइडिंग जोन्स बन रहे हैं, उस पर किस तरीके से काम किया जाना था और किस तरीके से पॉसिबिलिटीज हो सकती है, क्योंकि ये तो नेचुरल चीज़ें हैं जो मतलब अवॉइड नहीं की जा सकती है, लेकिन उनसे बचा कैसे जा सकता है उनको ज़्यादा नुकसान होने से? सच्चाई ये है कि ये 2-3 दिन की जो बारिश हुई है,
इस बारिश ने व्यवस्थाओं की पोल पट्टी खोल के रख दी है। इतना बर्फबारी आपके चार धामों में हो चुकी है जी। मतलब मुझे नहीं लगता कि इससे पहले इतनी बर्फबारी कभी हुई हो जैसे कपाट खुलने का समय हो जी। ये शासन प्रशासन पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस समय लदी पड़ी है। मैं शास्त्री जी पंडित नैशानंद मोटियाल जी की बात पे 100% सहमति देता हूं कि वास्तव में जोशीमठ के आसपास अभी जितना विघटन हुआ था उस विघटन पे क्या कार्रवाई हुई है और क्यों लोग फिर क्या कहते हैं वहाँ धरने में बैठ रहे हैं, इसका संज्ञान भी सरकार को लेना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये आज तक समझ नहीं आई कि सतपाल महाराज जी पर्यटन मंत्री होते हुए भी जब भी चार धाम पे कोई वीआईपी आता है कि जब भी चार धाम की बात होती है, जब भी यात्रा शुरू होती है, सतपाल महाराज जी वहां नहीं दिखते। आखिर ऐसा शासन प्रशासन के साथ सतपाल महाराज की ट्यूनिंग क्यों नहीं है या उनके फैसले के उलट हमेशा फैसले क्यों हो जाते हैं, ये समझ में नहीं आया। पहले तो लोग ये सोचते थे कि विद्वतापूर्ण फैसला है कि हाँ भाई कोरोना बढ़ रहा है और जैसे केसेस आ रहे हैं उस पर सीमित संख्या बैरिकेड के आधार पर जरा करके यात्रियों को आगे बढ़ाया जाएगा जी। लेकिन फिर आज जैसे ही अक्षय तृतीया के रोज कपाट खुलते हैं गंगोत्री यमुनोत्री के तो खबर आती है कि साहब वो बैरिकेड हटा दिए गए हैं। अब यात्रियों की संख्या में बिल्कुल वृद्धि पर कोई आपत्ति नहीं होगी। मुझे लगता है कि कोरोना टेस्ट और घोड़े खच्चरों की बात हो रही थी कि वहाँ पशुपालन के डॉक्टर हैं, जितने भी जाएं पहले उनका मेडिकल परीक्षण होना चाहिए, लेकिन उस तरीके से नहीं होना चाहिए जैसे आरटीओ करता है। बिना गाड़ियों को चेक करके मोटों की गड्डी संभाल के और खचाड़ा गाड़ियां भी हो जाती हैं चार धाम यात्रा के लिए तैयार जी। एक खुशी की बात और है कि आईआरटीसी ने हेली सेवाओं के लिए अपनी कीमतें इस बार सार्वजनिक की है जी। एकल यात्री 92,000 के लगभग और दो यात्रियों में 70 के आसपास उन्होंने बांटा है। वहीं रोडवेज का भी जो मेरे ख्याल से उत्तराखंड परिवहन निगम है जी, उसने 31 से 3500 चार धाम यात्रा पर रखा है और 10 दिन में ये यात्रा का पूरा खर्च रखा है। तो अब यात्री अपनी पॉकेट के आधार पर बात कर सकता है कि हाँ मेरी पॉकेट में इतना है तो मैं चार धाम यात्रा कर सकता हूँ। उसमें उस पैकेज में क्या क्या है वो पूरा क्लियर करने के लिए भी यात्रियों को मशक्कत करनी पड़ेगी, लेकिन कम से कम माइंड में ये रहेगा कि हाँ भाई जो बसों से जाने वाले यात्री हैं प्रत्येक अपना बजट लेके 5 से 10 हज़ार लेके चलेगा तो वो सोचेगा कि हाँ मैं चार धाम यात्रा कर सकता हूँ। ये बड़ी खुशी की बात है कि इस बार ये बड़ी साफ गोई के साथ सामने आई है बात। अब रही बात व्यवस्थाओं की। व्यवस्थाएं, ये पहाड़ी राज्य है, देवभूमि है, आपदाओं का प्रदेश इससे कहलाने लगा है। जब से यहाँ बांध बने तब से भूमि दशाओं हर जगह शुरू हुए। इसमें कोई लाग लपट नहीं है और कोई बुरा माने लाख बुरा माने, लेकिन जितने भी बांध जिस क्षेत्र में बंधे पड़े और उसमें बांधों ने जहाँ रिसाव जमीन के अंदर घुसना शुरू किया वहीं भूमि दशाओं स्वाभाविक सी बात है। इस पानी को कोई नहीं रोक सकता, ये सब जानते हैं। हमें आने वाले कल की चिंता करनी होगी कि अगर यही मौसम रहा है और क्लाइमेट जिस तरीके से मौसम परिवर्तन हो रहा है उसको लेकर हमारी व्यवस्थाएं सुदृढ़ होनी चाहिए। हमारे आपदा केंद्र बिल्कुल तटस्थ होने चाहिए ताकि आने वाले कल में यात्रा सुगम और बहुत
सफलता के साथ आगे बढ़े। ठीक है, सत्यवीर जी आपके पास आऊंगी। व्यवस्थाओं का जहां पर जिक्र हो रहा है सर, क्योंकि आपने कहा घोड़े खच्चरों के लिए आप लोगों ने व्यवस्था की है, जो बहुत सराहनीय कदम है, क्योंकि वो बेजुबान जानवर बहुत परेशानी का सामना करने पड़ता है, उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर उनको बेहतर व्यवस्था मिलती है तो अच्छी बात है, लेकिन कई सारी चीज़ें ऐसी है जो खास तौर पर ध्यान देने वाली है। मार्ग बाधित होता है तो कितना रिस्पॉन्स टाइम यहाँ पर रखा गया है, किस तरह से मॉनिटरिंग होगी, क्या अधिकारी जो अभी यात्रा शुरू होने पर वहाँ पर जाकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्या बीच बीच में भी जाके मॉनिटरिंग होगी, क्या पूरा प्लान आपके पास है? पहले तो दिव्य दर्शनी में एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो इस बार की यात्रा है बहुत ही टफ यात्रा है, और इस विषय में ज़्यादा तीर्थ पुरोहित जी बता सकते हैं, क्योंकि जो ये वर्ष है, जब इस वर्ष की गणना की गई कि तो ये जो वर्ष है, इस वर्ष में भूकंप जैसी स्थितियाँ और वर्षा की स्थितियाँ ज़्यादा हैं, तो हमारे लिए ये यात्रा बहुत टफ है। और क्योंकि जो हमारी दो महत्वपूर्ण जो यात्राएं, एक केदारनाथ वाली और एक यमुनोत्री, ये सबसे टफ यात्रा है इसमें, क्योंकि पैदल मार्ग ज़्यादा है। बात रही कि अगर यात्रा बाधित होती है, कहीं पे लैंडस्लाइड होता है, तो हमारे क्या प्रबंधन है। हमारी सरकार ने जिस प्रकार से पिछली बार ये किया था कि जितने हमारी जो मशीनरी है, फॉर एग्जांपल हमारे बुलडोजर है या दूसरी मशीनें हैं, उनको कहाँ पर किसकी आवश्यकता कब है, उसका पूरा का पूरा मॉनिटर करने के लिए जीपीएस सिस्टम से कनेक्ट किया गया, और उसको कंट्रोल रूम से कनेक्ट किया गया है कि कहाँ पर कितनी जल्दी मशीन को किस जगह से जल्दी पहुँचाया जा सकता है, वो काम किया है। और बात रही कि जानवरों की आपने बात करी, विशेष रूप से जानवरों का ध्यान रखा जा रहा है, और उसके लिए पूरी एक टीम का प्रबंधन किया गया, मैंने आपको बताया है। और इस बार जो टूरिस्ट गाइड होते थे हमारे, क्योंकि पिछली बार हमारे उनको भी अपेक्षा नहीं थी कि 48 लाख या 50 लाख के बीच में इस प्रकार से यात्री दर्शनार्थी यहाँ पर आएंगे, और हमारे जिस प्रकार से हमारे धर्म पुरोहितों ने उनको दर्शन कराए और उनको लाभ पहुँचाया, घोड़ाकंडी ने सेवा प्रदान करी, सहायता समूह की महिलाओं ने उनको अपनी बेहतर सुविधाएं देने का काम किया। तो उस समय हमने नहीं सोचा था कि इतने लोग आ जाएंगे। इस बार हमने जब पिछले बार का जो डेटा है कि उसके अकॉर्डिंग हमने क्या टूरिस्ट गाइड बढ़ाए। टूरिस्ट गाइड जो अलग अलग भाषाओं के, केरल से आता है तो उसको उस भाषा में वो समझा सके, बंगाल से आता है उस भाषा में, एक ही है। और जिस प्रकार से पिछली बार जिस एनडीआरएफ की जैसे 25 चौकियां थी या उनके 25 दल बनाए थे, उसको बढ़ा के 31 किया गया है। वैसे ही पुलिस का भी जिस प्रकार से इस बार अलग से 4000 पुलिस को अलग से रिजर्व में रखा गया है। तो वो तमाम जो पिछली यात्राओं से जो आंकड़े आए हैं, उन आंकड़ों उससे ज़्यादा ही लेके कि इनकी आवश्यकताएं पड़ सकती है, और हमें जो भी फीडबैक यात्रा में मिलते रहेंगे, वो तमाम मॉनिटरिंग टीम है, प्रतिदिन की रिपोर्ट बनेगी, उस रिपोर्ट के आधार पर हमारी जो टीम बनाई गई है वो निर्णय लेती रहेगी। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि चार धाम यात्रा इसलिए भी विशेष हो जाती है क्योंकि ये आस्था के वो केंद्र है जिनके लिए हमारे जो चाहे वैदिक काल से बोलो, चाहे सनातन काल से बोले, कि एक बार आने का सबका ये रहता है कि ईश्वरीय आशीर्वाद किस प्रकार से हम प्राप्त कर सके, क्योंकि एक अगर बैकुंठ धाम हमारा बद्री विशाल जी है और हमारे जिस प्रकार से और धाम है, तो ये यात्रा आने का भी सबका एक बहुत मन की इच्छा होती है। उसको पूर्ण करने के लिए राज्य सरकार किस प्रकार से काम कर सकती है और हम काम कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ कमियां रह जाए क्योंकि इतनी बड़ी यात्रा है, फिर भी हम अपनी तरफ से जिस प्रकार से सरकार आगे आके हमें सुझाव मिल रहे हैं, उन सुझावों पे लगातार काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के, हमारे तमाम मंत्रियों के कपाट लगातार द्वार उनके खुले हैं। सत्यवीर जी, एक चीज मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि स्वास्थ्य सेंटर फोकस है, आप फोकस देखें चार धाम यात्रा का, क्योंकि पिछली बार सबसे ज्यादा स्वास्थ्य की दिक्कत की वजह से जो है कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, लगभग 200 लोगों के आंकड़े थे। मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्योंकि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, आप अलग अलग राज्यों से श्रद्धालु यहाँ पर एक्सपेक्ट करेंगे आएंगे, आपने कोई उसमें लिमिट नहीं लगाई है और कोई अनिवार्यता नहीं रखी है कि आप किसी तरीके की रिपोर्ट लेकर आएंगे या कोई टेस्टिंग होगी, आपकी सैंपलिंग होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है? कि आपको लगता नहीं है कि अभी ऐसे समय पर जहां पर एक आउटबर्स्ट हो सकता है श्रद्धालुओं का एकदम से, वहां पर थोड़ी सैंपलिंग और जो है इस तरह की व्यवस्था बनाई जानी चाहिए? वो सब हर तरीके से उसके प्रबंधन किए गए। सबसे अच्छी बात ये है कि दिव्या जी की केंद्र सरकार का भी पूरा हस्तक्षेप है इसमें कि किस प्रकार से स्वास्थ्य सेवाओं की अगर उत्तराखंड सरकार को आवश्यकताएं मिलती है, वो उसके लिए निर्विवाद होकर हमारे लिए 24 घंटे तत्पर है। और दूसरा, मैं कोविड को लेकर एक चीज कहना चाहता हूँ, कोविड का वो वेरिएंट नहीं है जो हमने पहले देखा। और दूसरा, चारधाम की यात्रा उस समय भी हमने जब एक अपने
बहुत ही एक भव्य रूप में आ गया था कोविड। उस समय में जिस प्रकार से हमारे जो तीर्थ पुजारी आते हैं, केरल से आते हैं, उनको लाने का भी प्रबंधन किया। मैं फिर कहना चाहता हूँ कि कोविड का वो रूप नहीं है, मगर हमारे पास वैक्सीनेशन भी है, तमाम वो चीज़ें भी। और एक आपने बोला मौत का आंकड़ा जो आपने बोला, मैं एक चीज़ और बताना चाहिए, जैसे हमारे पत्रकार महोदय ने ये बोला कि पहले हम यात्रा करते थे कि पैदल यात्रा करते थे। वास्तविकता यही थी कि जो केरल से आ रहा है वहाँ 40 डिग्री टेम्परेचर है, केदारनाथ में जाओगे वहाँ माइनस में टेम्परेचर होता है, आप हवाई जहाज से सीधा आ जाओगे, यहाँ जॉली ग्रांट पे उतरोगे और सीधा आप वहाँ चले जाओगे, तो आप इसको कैसे आप आपकी बॉडी कैसे रजिस्ट कर पाएगी एकदम से कि आप 40 डिग्री से सीधा 0 डिग्री में चले जाओगे। ह्यूमन बॉडी है, इस बात को हमें तर्क से समझना होगा। अगर कोई उसको नहीं झेल पाया या उस यात्रा और फिर वो पैदल आ रहा है या एकदम चले जा रहा है, तो वो चीज़ें हमें समझनी होगी। मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से, आपका चैनल बहुत लोग देखते हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से अपने इस सेहत को ध्यान में रखते हुए यात्रा पे आइए और यात्रा करिए। और हमारे तीर्थ पुरोहित आपके स्वागत के लिए तैयार है, देवभूमि तैयार है इस सब चीज़ों के लिए, मगर अपने एक स्वास्थ्य का विकल्प अपने पास जरूर रखिए, क्योंकि यात्रा इतनी आसान नहीं है कि जितना हम टीवियों में देखते हैं कि कितना सुंदर लेकिन वादी सर, अगर है। कुंभ से एग्जाम्पल सेट करें, कुंभ का एग्जाम्पल लें, उस वक्त भी जब कोरोना उतना नहीं बढ़ रहा था, जो है लिमिटेशन हटा दी गई थी, कुंभ में सबको आने की परमिशन थी, सैम्पलिंग भी हो रही थी, आरटीपीसीआर रिपोर्ट्स भी मांगी गई थी, लेकिन उस वक्त जो हमने आउटबर्स्ट देखा कोरोना मामलों का, वो शायद पहले इस प्रदेश में नहीं देखा, सबसे ज़्यादा था। हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं कि कोविड का वेरिएंट कम है, इसलिए जो है अभी शिथिलता बढ़ती जा रही है। दिव्या जी, तमाम वो रिपोर्टें आई है, ये कोई ऐसी रिपोर्टें नहीं है, वैज्ञानिक आधार पर, रिसर्च के आधार पर आई हुई रिपोर्टें कि जो आज के डेट में कोविड है। और दूसरा मैं आपको कहना चाहता हूँ, कोरोना हमारे बीच में हमेशा रहेगा, मगर उसका वो प्रारूप नहीं है जो वो अपने पहले प्रारूप में था, जब हर जगह हाहाकार था। और दूसरा, लोगों के अंदर एक भय, सबसे बड़ी चीज होती है भय। भय के कारण आदमी बिना बीमारी के भी मर जाता है, मगर आज की डेट में लोगों ने बनाया है कि कोरोना है, जीना तो है, इसके साथ सर्वाइव करना है। तो जब हम इस इच्छा शक्ति से आगे बढ़ रहे हैं, तो वो हमारा जो प्रतिरोधक क्षमता है शरीर की, वो भी बढ़ गई है। और जब हम इस प्रकार की यात्रा में आते हैं, तो एक ईश्वरीय आशीर्वाद हमारे साथ होता है। उस ईश्वरीय आशीर्वाद को लेकर सब चल रहे हैं, जय बद्री विशाल के जो नारा लगाते हुए, बाबा केदार की जय जयकार करते हुए, माँ यमुनोत्री, गंगोत्री। तो अब हमने वो इच्छा शक्ति डेवलप कर ली, और आज हमारे पास 4 वैक्सीनेशन है हमें, और सब आज की डेट में वैक्सीनेटेड है, बूस्टर डोज आज की डेट में लग रही है। आज जागरूक हो गए, पहले जागरूकता भी नहीं थी, मगर आज की डेट में लोगों को जागरूकता भी है कि हमें किस प्रकार से इसका बचाव करना है, और आज उसके सिम्टम्स भी पता है, और आज उसको ये भी पता है कि अगर हमें कुछ होता है तो उस प्रकार के हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था परिपूर्ण है। तो मैं कुल मिला के कहना चाहता हूं कि पिछली बार की यात्रा में मैं इसको आर्थिक पक्ष से कभी नहीं जोड़ता, और कभी भी तीर्थ पुरोहित भी इसको आर्थिक पक्ष से नहीं जोड़ते, क्योंकि वो भी धार्मिक दृष्टि से इसको देखते हैं। मैं फिर भी कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से पिछली यात्रा में चाहे घोड़ा कंडी वाले 1 अरब से अगर का उनका शुद्ध लाभ हुआ है, सहायता समूह की महिलाओं को 28 लाख के लगभग हुआ, इवन हमारी सरकार को 211 करोड़ का राजस्व की प्राप्ति हुई है। मैं कभी भी इसको धार्मिक उससे नहीं देखता हूं, क्योंकि ये एक आपका इकोनॉमिक का जो एक सोर्स है, वो एक अपने आप जुड़ जाता है। क्योंकि हमारे जो गुरुकुल होते थे, तीर्थ पुरोहित जी उसके बारे में ज्यादा बता सकते हैं, जब हम गुरुकुल से निकलते थे, हम 20 तरह की शिक्षा ग्रहण करते आते थे, आर्थिक रूप से कि हम दूसरे को भी स्वावलंबी बना सके, अपने साथ जोड़ सके। मगर यही मैं कहना चाहता हूं कि हम उसको नहीं जोड़ सकते धार्मिक पक्ष को इकोनॉमिक से, मगर वो अपने आप ही जुड़ जाता है। पुरोहित जी, जिस तरीके से व्यवस्थाओं की बात हो रही है सर, आपने जब ये मामला उठा था कि लिमिटेशन होगी, व्यवस्थाएं किस तरीके से होंगी, आपने अपने प्रस्ताव में जब आप मुख्यमंत्री से मिले थे, आपने किन बातों का जिक्र उसमें किया था और कितने साकार हुए हैं अब तक? क्योंकि अभी तो बस शुरुआत है, आने वाले समय में हो सकता है कि कुछ कमी पेशी रह जाए जिसकी आप जो है मुख्यमंत्री से चर्चा कर सकते हैं। लेकिन जब आपने प्रपोजल रखा था, तो क्या मांगे आपने उस समय पर रखी थी और कितनी पूरी हुई हैं? देखिए, जब हमने मुख्यमंत्री जी से हमारी वार्ता हुई थी, और अभी पीछे 8 अप्रैल को भी जोशीमठ में हमारी वार्ता हुई है, जब ये ओली मैराथन के संदर्भ में वहाँ पे मुख्यमंत्री जी आए थे, तो हमने उनसे इस बारे में वार्ता करी थी। तो हमारा ये सुझाव था उनको कि जो जोशीमठ के क्षेत्र के, क्योंकि जोशीमठ में पिछले 1 जनवरी के बाद जो है कोई भी पर्यटक वहां पे नहीं आया, यहाँ तक कि ओली में जो विंटर गेम होना था फरवरी माह में, वो भी स्थगित करना पड़ा, बर्फ नहीं गिरी। और उसको जब स्थगित करना पड़ा तो यात्रा बिल्कुल, वहाँ का जो पर्यटन व्यवसाय था बिल्कुल चौपट हो गया।
और जो लोग टीवियों में इस तरह से आपने देखा होगा किस तरह का वहां पे कार्यक्रम चला था, होटल को सरकार ने तोड़ करके जबरदस्ती गिरा करके नीचे जमी दो कर दिया, और वहां पे जो दरारें थी वो लगातार बढ़ते हुए 107 दिन वहां के लोगों ने आंदोलन किया। अभी 2 दिन पूर्व ही उसको केवल 20 दिन के लिए स्थगित किया गया है, वो भी 8 तारीख की जो मुख्यमंत्री के साथ वार्ता हुई है उसके बाद। हमने उनको सुझाव दिया था कि जो बद्रीनाथ में वो देखिए सबसे ज्यादा यात्री क्या करता है बद्रीनाथ और गंगोत्री में इसलिए भी हो जाता है क्योंकि वो रोड अप्रोच है जी। और रोड अप्रोच होने के कारण वहां पे यात्रा सबसे ज्यादा चलती है। उस रोड अप्रोच के कारण जो है एक तो बद्रीनाथ में इन्होंने जो है वो जो मास्टर प्लान के नाम पे बहुत सारा वहां पे तोड़फोड़ कर दी है। उस तोड़फोड़ के कारण वहां पे होटल जो थे और जो धर्मशालाएं थी, होटलों में तो पूंजीपति रह सकता है, लेकिन जो धर्मशालाएं थी उस पे सरकार का भी एक पूर्व काल से ही सरकार जितना राजा जब राजवंश टीरी राजवंश था या फिर गोरखों का राज रहा, जब भी जिसका राज रहा उसने यात्राएं इस रूप में करवाई क्योंकि वो सब सनातनी परंपरा को मानने वाले लोग थे। यहां तक कि अंग्रेजों और मुगलों ने भी वो यात्रा जो है वो अपने उस पे करवाते थे और वहां पे चट्टियां बना करके यात्रियों को रुकवाने के साधन करते थे। इस पिछली बार जो गत वर्ष में वहां पे यात्री गया था वो सड़कों में सोया था, तो हमने उनको ये सलाह दिया था कि आप यहाँ पे टीन शेड बना करके या फिर जो है आप बड़े बड़े से वहां पे शेल्टर ऐसे बनाएं जिन शेल्टरों में यात्री वहां पर रुक सके। अगर उसको होटल नहीं मिलता है, कमरे नहीं मिलते हैं, तो वो कम से कम यहाँ इन शेल्टरों में रुक तो जाए और उनकी खाने की व्यवस्था के लिए लंगर इत्यादि की व्यवस्थाएं कर दी जाएं। अब मुख्यमंत्री जी ने उस पर कितना ध्यान दिया या सरकार ने कितना काम किया, जैसे आप बता रहे थे पत्रकार साहब की जो है हमारे पर्यटन और धर्मस्व मंत्री हैं, वो तो जब उनसे बात करो तो वो हम भी जब बात करते हैं तो वो इंग्लैंड की बात करने लगते हैं, वो न्यूजीलैंड की बात करने लगते हैं, वो पता नहीं कौन कौन सी यात्राएं लेकर के आ जाते हैं कि अफ्रीका में तो इतनी बड़ी यात्राएं होती। अब वो अफ्रीका की यात्रा करवाना चाहते हैं या देशाटन इस देश की यात्रा करवाना चाहते हैं, ये हमारे समझ में नहीं आया आज तक। तो इसलिए जो है हम उनसे भी आग्रह करते हैं कि आप धर्मस्व के मंत्री हैं और आपके आगे महाराज लगा हुआ है, उस महाराज की गरिमा आप बना करके रखें और जितने भी तीर्थ यात्री हैं उनको यात्रा करवाने के लिए सुगमता के लिए प्रयास करें, ना कि अंट संट बयान दें। ये मेरा उनसे आग्रह रहेगा। जी इष्टवाल जी, सर जिस तरीके से व्यवस्थाएं बार बार, क्योंकि चारधाम यात्रा है और यात्रा के दौरान जो श्रद्धालु आते हैं वो हमेशा व्यवस्थाओं की ही बात करते हैं, सड़कें हो, पानी हो, रहने की व्यवस्था हो, जैसे बात की गई थी शेल्टर होम्स बनने चाहिए। कितना आपको लगता है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, जिस तरीके से कहीं ना कहीं थोड़ा खतरा हो जाता है कोई भी नया कंस्ट्रक्शन करना, टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन करना, तो क्या उसके ऑल्टरनेट हो सकते हैं और आगे भी, क्योंकि 6 महीने की यात्रा है तो उसमें बीच में किए जा सकते हैं? देखिए दिव्यदर्शनी जी, सच्चाई तो ये हमें भी स्वीकार करनी पड़ेगी कि NH बनने से, चाहे वो बद्रीनाथ तक का NH हो, केदारनाथ रूट का हो या चारधाम तक NH पहुंचने से जी। सुविधाएं तो बहुत हुई हैं। कहीं कहीं सड़क अभी डिसबैलेंस होगी, लगातार 10 साल तक तो अभी ये चलता रहेगा जी। लेकिन जो आदमी देहरादून से और बद्रीनाथ जाना जिसको होता था, हम पहले ही हम 2000 की ही बात कर लेते हैं, 2005 की बात कर लेते हैं, तो हमारे 3 बसेरे होते थे। एक दिन हम श्रीनगर रुक जाते थे, दूसरे दिन जोशीमठ और तीसरे दिन फिर बद्रीनाथ निकलते थे जी। अब ये देखिएगा कि 4 धाम 10 दिन में हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। रही बात, यकीनन ये लंबे रूट पे शौचालय और टिन सेट तो बहुत जरूरी है, वो ना रुके यात्री वहां, लेकिन आपदाकालीन समय में वो सबसे ज्यादा कारगर साबित होगा जी। ये मुझे लगता है कि इसकी व्यवस्थाएं होनी बहुत जरूरी है। अच्छा, जब रोडों के हम रोडों पर प्रेशर की बात करते हैं, इससे पहले भी एक डिबेट में जिक्र हो रहा था, तो ये कहा गया था कि जो ऑल्टरनेट रूट्स हैं, जो मेन चारधाम रूट है, अगर कहीं गंगोत्री हाईवे है, अगर वो कहीं क्षतिग्रस्त हुआ है तो उस पर ज़्यादा प्रेशर ना डाल के और जो ऑल्टरनेट रूट्स हैं, कहीं और से मार्ग हैं, वहाँ से भी जो है वो यात्रा करवानी चाहिए। इस पर कितना इत्तेफाक इससे आप रखते हैं कि ऐसा भी हो सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि चट्टियों के रूट चाक चौबंद करने चाहिए। जो पैदल रूट है वो चाक चौबंद हो और उनके कहीं ना कहीं, जैसे हमारे हमें चिन्हित है कि कलियासौड़ में ये यहाँ से स्लाइडिंग होती है, जितने भी, या फिर इधर अपना यमुनोत्री रूट पे
इससे पडोला से आगे स्लाइड होता है। तो इनका अल्टरनेट रूट ये होना चाहिए कि आप पैदल यात्री उस सड़क रूट से वहाँ पहुँच सके और वहाँ से फिर अपनी पैदल यात्रा आगे बढ़ाए, या वहाँ जो रुका हुआ ट्रैफिक है वो आगे बढ़े। कोई भूखा ना मरे, कोई सड़कों में न सोए। ये सारी व्यवस्थाएं शासन प्रशासन को करनी पड़ेगी। इसके लिए एक लॉबी जो आईएएस है, जो अधिकारी हैं, इनको सोचना पड़ेगा और ठेठ हिमालय के हिसाब से सोचना पड़ेगा। आप देहरादून में बैठकर देहरादून के हिसाब से सोचेंगे तो कभी कार्य इम्प्लीमेंट आपको दिखेगा नहीं। तो उसके लिए उस तरीके से प्लानिंग बहुत जरूरी है। और ये वर्ष तो इस क्या कहते हैं, सरकार के लिए अग्नि परीक्षा के समान होगा, क्योंकि एक भौगोलिक गतिविधियां पूरे विश्व भर में इस वर्ष में चेंज होनी है, परिवर्तन कहीं आने हैं। और दूसरा ये है कि आपदा के संकेत है उत्तराखंड में पहले ही, जो दर्शन शास्त्री हैं, हमारे ज्योतिष वेदाचार्य हैं, उनके हिसाब से। तो इस हिसाब से, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगले साल अग्नि परीक्षा का इसलिए कि अगले साल फिर लोकसभा चुनाव है। आईना प्रदेश के लिए ये चार धाम यात्रा भी होती है, सिर्फ प्रदेश के लिए, पूरे देश भर के लिए। तो इस पर भी सरकार को अमल करना पड़ेगा। बहुत कुछ गिद्ध की निगाहें रखनी पड़ेंगी चारों धाम की यात्रा पे, और बहुत कुछ कर गुजरने का इस समय धामी सरकार को जी उनकी जवाबदेही बनती है जी। मेरा ही मानना है। जी सत्यवीर जी, यहाँ पर जब रजिस्ट्रेशन की बात आई थी, रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिए गए हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ, बहुत लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। लेकिन अभी खबर ये भी थी कि क्योंकि स्लॉट्स फुल हो गए थे, इसलिए लोगों को काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा। जिन्होंने गंगोत्री यमुनोत्री के लिए रजिस्ट्रेशन कर दिया, अगर वो केदारनाथ बद्रीनाथ के लिए करना चाहते हैं बाद में, तो उनके स्लॉट्स ही फुल हो चुके, उनको स्लॉट्स ही नहीं मिल रहे हैं, उसको लेकर परेशानी हुई। तो इसके क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं सर? मैं दिव्य दर्शनी तमाम व्यवस्थाएं सुचारू रूप से काम कर रही है। जहां थोड़ी बहुत चीज़ें हैं तो उनके साथ सामंजस्य बना, दर्शनार्थियों के साथ सामंजस्य बनाया जा रहा है। एक चीज़ मैं थोड़ा सा और बात बताना चाहता हूं कि हम जिस प्रकार से केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस यात्रा को आने वाले समय में, जो आने वाले वर्षों में जो यात्राएं होगी, किस प्रकार से और आसान बनाई जाए, उसके लिए आप चाहे ब्रह्मकाल में चले जाओ, जो 5 किलोमीटर की जो टनल बन रही है, जो समय लगता था हमें वो गंगोत्री जाने के लिए, वो और कम समय लगेगा, यमुनोत्री जाने के लिए और कम समय लगेगा। और जो यमुनोत्री में रोपवे सैंक्शन हुआ है, केदारनाथ के लिए रोपवे सैंक्शन हुआ, इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण है जो हम इस चर्चा में नहीं ला रहे हैं, जो हमारा हेमकुंड भी है, एक धाम है ये, क्योंकि सिखों का बहुत ही वहाँ पर आस्था का केंद्र है उनका, तो वहाँ पर वहाँ के लिए भी रोपवे बन रहा है। वो तमाम चीज़ें आगे जिस प्रकार से ऑल वेदर रोड बनी है, हम इसको मानना पड़ेगा कि यात्री इसलिए भी ज़्यादा आ रहा है कि जो समय पहले लगता था वो समय कम आ रहा है। और ये संचार क्रांति का युग है। आज तीर्थ पुरोहित जी हमें फ़ोन करेंगे अगर नहीं आ पाएंगे कि भी व्यवस्थाएं क्या है क्या नहीं है, और इतने कम समय में पहले पहुँचते थे या नहीं पहुँचे। एक माध्यम बनता है यात्रा का कि यात्रा में हमें किस प्रकार से आगे बढ़ना है। तो हमें ये मानना पड़ेगा कि ऑल वेदर की रोड बनी है, ठीक है, मानते हैं कि अभी उसमें कहीं कमियां, उस कमियों को सरकार लगातार काम कर रही है कि कौन सा पैचेज क्या है क्या नहीं है, उस और लगातार सरकार का ध्यान ये नहीं है कि हम काम नहीं कर रहे। इस यात्रा में आने वाली तमाम असुविधाओं को किस प्रकार से सुविधाओं में बदला जाए, उसकी और सरकार लगातार काम कर रही है। इवन मैं कहता हूं कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी अपने आप बद्रीनाथ में जाते हैं, वहां पर रात बिताते हैं कि और किस प्रकार से वहां पे खाका खींचते हैं कि क्या आवश्यकताएं केदारनाथ की है, क्योंकि देखो केदारनाथ की टोपोलॉजी ले लो या बद्रीनाथ की, दोनों में बहुत अंतर है। तो उन्होंने वहां जाके अपने आप रात बिताई, तमाम अधिकारियों से वहां पे उन्होंने खाका खेदा, उसके बाद उस पर काम चल रहा है। आने वाले समय पे अब जो काम यहाँ 10 दिन में देहरादून के अंदर हो सकता है, वो 10 दिन में बद्रीनाथ या केदारनाथ में नहीं हो सकता है, क्योंकि वहाँ की जो आवश्यकताएं हैं, वहाँ का जो टाइम पीरियड है, वहाँ काम करने की जो गति है, वहाँ पे बहुत अंतर है। यहाँ का जो भौगोलिक दृष्टि है, वहाँ की भौगोलिक दृष्टि बहुत अंतर है। तो वो तमाम विषयों पे काम हो रहा है। सभी को धैर्य बना के रखना। इस यात्रा, ये मात्र सरकार की यात्रा मैंने और उत्तराखंड की यात्रा में फिर कह रहा हूँ नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष की यात्रा है। यहाँ पर वो फाइनल कमेंट की तरफ जाऊंगी, लेकिन उससे पहले एक शॉर्ट में सवाल और है कि जिससे इस डिस्कशन में जो सबसे बड़ा मुद्दा आ रहा था कि ये साल आपदाओं के लिहाज से भी काफी संवेदनशील है,
तो आपदा की अगर बात की जाए उसके लिए तैयारियां अभी से करनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर चारधाम यात्रा में इतने सारे लोग इन्वॉल्व हैं, हमारी टोपोलॉजी इस हिसाब से है, और जिस तरह से आपने कहा सड़कें पहुंच रही हैं, टनल बन रही है, रोपवेज बन रहे हैं, क्या इन सब गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए ही कंस्ट्रक्शंस आगे किए जाएंगे? क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने प्रोजेक्ट शुरू किया लेकिन उसे बीच में हॉल्ट करना पड़ा सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति अलाउ नहीं करती। हाँ, मैं दिव्या जी, सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए था कि 2013 में जब आपदा आती है उसके बाद ये सबसे महत्वपूर्ण केदारनाथ के लिए था, क्योंकि सबसे टफ यात्रा है कि वहां पर जो हमारी सबसे गहरी आस्था है, क्या वो आस्था दोबारा से पुनर्जीवित हो पाएगी कि नहीं आ पाएगी। आपने देखा प्रधानमंत्री जी पहले जब मुख्यमंत्री तब भी आते हैं, अब भी आते हैं, खुद आह्वान करते हैं लोगों को कि आपकी यात्रा है, ये आपको आगे आना पड़ेगा। तीर्थ पुरोहितों का आह्वान किया कि आपको आगे आना पड़ेगा, इस धाम की किस प्रकार से फिर से हमको आगे बढ़ाना है, और आजीविका का जो हमारा एक, मैंने कहा कि एक जुड़ाव है, उसको किस प्रकार, आप देखिए केदारनाथ में किस प्रकार का आज दोबारा से वो हो रहा है। हाँ, जो कंस्ट्रक्शन के काम है कि वो उसमें समय लग सकता है, मगर आने वाले समय पे वो पूर्ण रूप से होंगे। और जो आपने कहा कि भैया ये साल आपदा का जो जिस प्रकार की गणना आ रही है, मैं फिर आपको बताना चाहता हूं कि तमाम कई बार मॉक ड्रिल कर चुकी है। मैंने फिर कहा कि जो 25 जो पहले SDRF थी उनकी तादाद बढ़ा दी गई है, और आने वाले समय पे जैसे जैसे होगा हम और ही बढ़ाएंगे, और आवश्यकता पड़ी अगर हमें तो केंद्र सरकार के द्वार खुले हुए हैं, NDRF की आवश्यकता लेंगे तमाम। पिछले बार हमने जिस प्रकार से ITBP की सहायता ली, उन तमाम पहलुओं पर चर्चा हुई है, वो सब खुले विकल्प है। जी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट लूंगी, बहुत शॉर्ट में सर। मैं पुरोहित जी आपसे शुरुआत करूंगी, क्योंकि अब समय है, जो व्यवस्थाएं की गई हैं उनके जो है एग्जाम का, टेस्ट का किस तरीके से हो रहा है, क्या उम्मीद रखते हैं सर आप? हम तो सरकार से ये उम्मीद रखते हैं कि गत वर्ष की भांति इस वर्ष यात्रा का जो विरोध था वो यात्रियों को न करना पड़े, क्योंकि यात्रियों ने वहां पर विरोध किया है, हर तीर्थ स्थान पे विरोध हुआ है, यात्रियों ने विरोध किया है सरकार की नीतियों का। वो विरोध इस वर्ष ना हो, और कम से कम सरकार जो है, जो तीर्थ पुरोहितों ने उन्हें जो है जो सुझाव दिए हैं, उन सुझावों पे वो अवश्य अपना ध्यान आकर्षित करे। ठीक है। और जो आपदा का श्रेय है या आपदा का जो बार बार तमाम बातें बोली जा रही हैं, ये पिंगला नाम संवत्सर है। इस पिंगल नाम संवत्सर में दर्शन को ही महत्ता दी गई है। जो 60 संवत्सर है उसमें जो है इस पिंगल नाम संवत्सर को दर्शन को महत्ता दी गई है। तो इसलिए जो है दर्शन का ही लाभ लेकर के ये तमाम आपदाओं का निस्तारण भगवान करेंगे, क्योंकि हमारी आस्था का विषय है। ठीक है, ईशवाल जी फाइनल कमेंट। मैं आप पार्टी के प्रदेश संयोजक जोत सिंह बिष्ट जी को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि पुष्प वर्षा करके ये जेबों को खाली किया जा रहा है प्रदेश की। तो जोत सिंह बिष्ट जी को ये कहना चाहूंगा कि क्या पुष्प वर्षा सिर्फ नेताओं के लिए है? मैं साधुवाद देना चाहूंगा प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी को कि उन्होंने राज्य बनने के बाद से लेकर पहले मुख्यमंत्री के रूप में ये अवधारणा को हटाकर गंगोत्री के यमुनोत्री के दर्शन किए, और अक्षय तृतीया के रूप में उन्होंने जो मुझे लगता है कि प्रदेश की खुशहाली के लिए जरूर प्रार्थना की होगी, उनको साधुवाद। ठीक है, अब सतीवीर जी चैनल के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरीके से आप लोग आगे काम करेंगे और क्या उम्मीद इस बार श्रद्धालु लगा सकते हैं चारधाम? आपके HNN के माध्यम से मैं तमाम श्रद्धालुओं को ये पूर्ण आशा के साथ कहना चाहता हूं कि सरकार ने आपकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सभी कार्य किए हैं। आप आइए, हमारे तीर्थ पुरोहित, हमारे यहाँ के जितने देवभूमि के नागरिक हैं आपकी यात्रा के लिए तत्पर है, और लगातार आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी, और HNN के माध्यम से आपको तमाम वो अपडेट मिलेगी जो सरकार और हमारे तीर्थ स्थलों के माध्यम से आप तक पहुंचेगी। HNN उसमें अपना सबसे महत्वपूर्ण अपना जो कर्तव्य है उसको निभाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चारधाम यात्रा का आज से शुभ आगाज हो चुका है। अगले 6 महीने तक श्रद्धालु जो है देवभूमि का रुख करेंगे चारों धामों के दर्शन करने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि पिछली बार जो कमियां रह गई थी इस बार वो दुरुस्त की गई हैं और सभी की यात्रा जो है वो सुगम रहेगी। फिलहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।